तो हमारा टॉपिक आज का एस्ट्रो वास्तु। ठीक है। तो एस्ट्रो वास्तु क्या है? आई होप सबको नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ इसमें बेसिकली दो शब्द हैं, एस्ट्रो प्लस वास्तु। है ना। एस्ट्रो मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट भी है ना। और वास्तु, है ना। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट सिस्टम्स का एक इंटीग्रेशन है। ठीक है। जहाँ पर आपने वास्तु में देखा होगा, जनरली लोग घर का मैप और घर की पोजीशंस, है ना, डायरेक्शंस, इन सबको देख के समझ पाते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है ना, किस दिशा में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। बट एस्ट्रो वास्तु आपको एक और फ्रीडम देता है, जहां पर आप हॉरोस्कोप को देख के, उनकी जन्म कुंडली को देख के आप बता पाते हैं कि घर में वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमारा बेसिकली ये जो कोर्स है, ये एस्ट्रो वास्तु, देखिए एस्ट्रो वास्तु आज के टाइम पे जो आपको देखने को मिलता है ना, एक तो आपको लाल किताब एस्ट्रो वास्तु के मिलते हैं, जहाँ पर लाल किताब के प्रिंसिपल के बेसिस पे वास्तु कराई जाती है। दूसरा हमारे पास एक और एस्ट्रो वास्तु का सिस्टम है, जहाँ पर आप हिट थ्योरी या ऐसे सिमिलर टाइप की थ्योरी इसमें आप देखते हैं। ठीक है। ये दो चीजें बड़ी प्रचलन में है। एक और है जिसको हम बोलते हैं भृगु वास्तु। हालांकि भृगु वास्तु के नाम से कोई सिस्टम का एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो नाम दिया गया है। बट ये कि आप वास्तु की चीजों को आप डिराइव करते हैं थ्रू भृगु प्रिंसिपल्स, तो हमने इसको भृगु वास्तु बोला। ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई सेपरेट कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारे इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ना हम लोग लाल किताब वास्तु हम करेंगे, ना हम लोग थ्योरी मेथड्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, जो वैदिक ज्योतिष आप लोग पढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष में आपके 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशियां, और जो भी आप लोग एस्पेक्ट्स यूज करते हैं, एफ्लिक्शंस आइडेंटिफाई करना, इसी को यूज करके हम लोग समझेंगे वास्तु, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। प्योरली वैदिक ज्योतिष के प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात सबको? तो कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही बिगनर है वास्तु में, वो भी इसको समझ पाएगा। और ज्योतिष में भी अगर बिगनर है तो भी आप इसे कर पाएंगे। बट ज्योतिष में बिगनर का मतलब एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां और 12 हाउसेस के बारे में। हाँ, तो इतना हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको इतना आता होगा। तो आज का सेशन बेसिकली हमारा दो सेक्शंस में डिवाइडेड है ना। पहला मेरा रहेगा 30 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली। इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सब के बारे में। सेकंड पार्ट हमारा आदित्य जी लेंगे, है ना। वो आपको इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बेसिक्स हैं, है ना। और हम एक स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा। उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, कैसे यूज करना है, वो सब आपको सेकंड लेक्चर में आज ही होगा, वो आपको आदित्य जी समझाएंगे। ठीक है। तो दो पार्ट में हमारे लेक्चर डिवाइडेड है। तो हमारे कोर्स में भी ऐसे ही होगा। ठीक है। कुछ लेक्चर्स में मैं लूंगा, कुछ लेक्चर्स आदित्य जी लेने वाले हैं। ठीक है। तो उसका क्या कंटेंट है वो आपको आज के इस लेक्चर में समझ में आएगा। अब देखिए क्या है कि मैं पहले आपको कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दूं सभी को। अगर मैं आपसे एक सीधा एक हम लोग क्वेश्चन को समझें, एक सीधा आपसे सवाल पूछूं कि घर आपका है, ठीक है, मेहनत आप करते हैं, आपने मेहनत से अपने घर आपने बनाया, ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है कि उसी घर में आप जब जाते हैं तो कुछ ऐसे घर के पोर्शंस होते हैं जहां पर आपका मन नहीं लगता, या वहां पर आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर रूम में आप एंटर करते हैं तो वहां की एनर्जी आपको सूट नहीं करती, है ना, मन भारी सा होने लगता है। ठीक है। तो अब देखेंगे कि घर से बाहर तो आपके साथ चीजें सही चल रही होती हैं, बट घर के अंदर चीजें गड़बड़ चल रही हैं। या बहुत बार जो आपके लाइफ में बाहर भी घट रहा होगा ना, वो भी कोरिलेटेड होता है आपके घर की एनर्जी के साथ। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर आते ही चिड़चिड़ापन उनको दिखने लगता है ना, नींद की प्रॉब्लम, है ना, पैसा नहीं टिक रहा है, और घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है।
या बिना वजह एक एक फियर सा रहता है ना, एक डर आपके मन में बैठा रहता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो लोग आपसे बोलेंगे कि आप कुंडली देख लो, है ना, कुंडली दिखा लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर को, या बोलते हैं किसी वास्तु करवा लो घर का। और जब वास्तु कराते हैं तो सोल्यूशंस में आपको देखेंगे कि कोई कोई दीवार तोड़वा रहा है, कोई किचन शिफ्ट करवा रहा है ना, कोई टॉयलेट में कुछ मॉडिफिकेशन करवा रहा है, तोड़ फोड़ वाली रेमेडीज भी होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सिस्टम हम समझेंगे आज, इसमें कोई भी तोड़ फोड़ वाली उपाय नहीं है। ठीक है, सिंपल हमें उस पर्टिकुलर जोन का एनर्जी हमें शिफ्ट करना होता है। उसके लिए कोई एक्सपेंसिव कोई डिवाइसेस परचेज करना या उसको इंस्टॉल करना, इनकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल बेसिक ज्योतिष के कारक तत्वों को यूज करेंगे, उसके बेसिस पे ये करेक्शंस होती है। समझ में आ रहा बात? तो ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जो भी अभी एस्ट्रो वास्तु पे जो भी अभी मार्केट में आपको जो भी चीजें दिखती हैं, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत सिस्टमेटिक और ट्रेडिशनल और बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट्स में हम कुछ ऐसी चीजें समझे जो रोजमर्रा की लाइफ में आपके ना तुरंत आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। और सबसे अच्छी बात कि ये कोई भारी भरकम, हम कोई वास्तु टर्मिनोलॉजी वास्तु लैंग्वेज हम नहीं यूज करेंगे। सिंपल जो आपको पता है ज्योतिष के लैंग्वेज में ही हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि दो सिस्टम है, ज्योतिष और वास्तु। ठीक है, ज्योतिष को हम लोग बोलते हैं टाइम बेस्ड, है ना, वो समय का विज्ञान है। और वास्तु है स्पेस बेस्ड, उस स्पेस का साइंस है ना। टाइम एंड स्पेस बेसिकली दो चीजें हैं। तो ज्योतिष में आप टाइम की स्टडी आप कर रहे होते हैं, वास्तु में आप उस पर्टिकुलर स्पेस, उस एनर्जी की स्टडी आप कर रहे होते हैं। तो दोनों हमारे लिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, टाइम एंड स्पेस मिलकर ही आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें, काफी इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, आप जिस कर्म को लेकर आप आए हो, है ना, वही कर्म आप घर के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, उस पर्टिकुलर कर्म को जो आप लेके आप आए हैं, उस पर्टिकुलर कर्म को वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपकी दशाएं ऐसी चल रही होंगी, मान के चलिए किसी की हॉरोस्कोप में कोई पर्टिकुलर कोई दशा है, और हमें दिखता है कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दशा उसके लिए अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है, ठीक है, उस दशा से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड भी घर में कोई एक ऐसा पोर्शन, कोई एक ऐसा डायरेक्शन होगा जो उस ग्रह के एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करता होगा। तो अगर दशाएं अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर घर का एरिया भी आपको वो एनर्जी फील कराएगा। समझ में आ रही बात सबको? तो वो जो इवेंट होने वाला होगा ना, वो इवेंट आपको आपके लाइफ में भी दिखाई देगा, प्लस उस आपके घर के अंदर भी वो एनर्जी दिखती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बाहर आप लड़ लीजिए, ठीक है, जो भी वो ग्रह बता रहा है, या उस पर्टिकुलर उसको रिलेटेड जो एनर्जी आपके घर में भी जो मैनिफेस्ट हो रही है, उसको आप रेक्टिफाई करते हो, तो वो चीजें फिर रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो किसी के लिए आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो कर्म है, जो वो ग्रह बता रहा है, ठीक है, वो आपके किचन में मैनिफेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इनडायरेक्टली किसी के वो बेडरूम में आपको वो चीज़ दिखाई देगी, तो किसी के घर के बाहर जो मेन डोर है ना, मेन डोर पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती हैं। किसी के लिए टॉयलेट, किसी के लिए ड्रेन, है ना, किसी के लिए पूजा स्थान, जो घर का आप टेम्पल आप बनाते हैं। और यही है आपका एस्ट्रो वास्तु। तो कुंडली देखकर घर के जो प्रॉब्लम, जो जोन को पहचानना, ठीक है, और बिना किसी तोड़फोड़ के उसको सुधार करना। ठीक है, तो ये हमारा मेन, हमारा थीम रहने वाला है। अब क्या है कि अब आप अपने आसपास आप देखो, है ना, घर के अंदर, घर घर में अगर आपको बार बार छोटी चीजें टूटती हुई दिखाई देती है ना, लाइक कांच हो गया, कोई मोबाइल, मिक्सर, कोई वायरिंग खराब हो रही है बार बार, है ना, बिजली की समस्या आ रही है, तो समझ लेना कि घर का जो मरकरी जोन है,
वहाँ प्रॉब्लम है। अब मरकरी जोन क्या होता है ये हम समझेंगे डिटेल में। तो घर को हम लोगों ने अलग अलग जोन्स में हमने बांट रखा है। अगर घर में आप देखते हो कि गुस्सा जल्दी भड़कता है, लोग जो भी घर में रह रहे हैं ना उनके अंदर एक एग्रेसिव एग्रेशन का एक माहौल बना बैठा है। और किचन में आप देख रहे हो कि गर्मी या कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके मंगल जोन के अंदर, ठीक है, मार्स का जोन। घर में अगर आलस, देरी, है ना, या सामान आपका जमा हो रहा है जिसको हम लोग कबाड़ भी बोल रहे हैं अगर, ठीक है, काम आपका अटक रहा है, तो वो शनि जोन आपका दिखाता है। घर में सुंदरता तो है, ठीक है, अब देखने में घर बड़ा सुंदर आपका लग रहा है, बट फिर भी आपके रिलेशनशिप वाइज आप सफर कर रहे हैं, है ना, प्यार में कमी है, या वो संतोष नहीं है आपके अंदर, है ना, वो हैप्पीनेस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि शुक्र जोन इस उस हाउस का वीक है बहुत। और घर में अगर पिता या बॉस टाइप कोई टेंशन चल रही है ना, फादर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, ऑफिस में बॉसेस के साथ अच्छी नहीं बन रही है, आपको अपने नेम फेम के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, उस जोन में हम बोलते हैं कि सूर्य का जोन वहां पर डिसबैलेंस हो रखा है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें अगर आपके जीवन में हो रही है तो आपको एटलीस्ट आप पता लग जाता है कि हाँ, आपको ये जोन को आपको देख। तो वही जोन हम लोग चार्ट में भी स्टडी करते हैं, तो फिर आपके घर में भी दिखाई देता है। ठीक है। तो कुंडली में आपको बहुत साफ इंडिकेशन आपको मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें फोर्थ हाउस, ठीक है, चौथा भाव, चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपको पता है घर ही है ना। तो इसलिए मैं कोई आज कोई अलग से कोई कारक तत्व नहीं लूंगा इसमें, है ना, बहुत बेसिक कारक तत्व हम लोग ले रहे हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का मतलब क्या? हाउस, है ना, आपका घर, जहां आप लोग रहते हैं। ठीक है। तो फोर्थ हाउस से हम शुरू करते हैं आज के सेशन में। तो चौथा भाव में और भी चीजें हैं ना, चौथा भाव आपके सुकून को भी दिखाता है ना, जो आप रिलैक्स फील करते हैं। देखिए, नींद नींद भी चौथे भाव से जुड़ा हुआ है, हालांकि ट्वेल्थ हाउस को भी हम लोग लेते हैं, बट फोर्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। आपकी मदर, है ना, प्राइवेट लाइफ, ये सब चीजें हमारे लिए फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और वही घर की जो ऊर्जा है ना उसका एक मेन सोर्स भी है फोर्थ हाउस। पूरे चार्ट में एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे अगर हम बॉडी बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट का भी हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो घर का भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो फोर्थ हाउस है। ठीक है। तो हम अपने कोर्स में, एटलीस्ट मैं, जो मेरे लेक्चर होंगे, हम 5 में एक राशि से रिलेटेड आपको एस्ट्रो वास्तु टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और 5 ग्रह से रिलेटेड। ठीक है। मैं वो सूत्र हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सूत्र कैसे लगेगा वो हम लोग समझेंगे। तो ये सूत्र आपको कुंडली देखकर घर की समस्या पकड़ना आपको सिखाएंगे। ठीक है। जैसे किसी ने पूछा सर घर में अगर पैसा नहीं टिकता है, तो आपको कोई भारी भरकम रेमेडीज बताने की जरूरत नहीं है, आप कुंडली देख के आप पकड़ोगे कि पैसा क्यों नहीं टिक रहा है उसके चार्ट में, उसके घर में। ठीक है। और घर में किस पर्टिकुलर जोन में वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती हुई दिखती है। फिर अब छोटे छोटे आप प्रैक्टिकल रेमेडीज करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है। तो अब वो सूत्र क्या है, मैं उसका आपको एक छोटा आपको हिंट दे दूं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो अब मैं आपको ये सूत्र आपको बताने वाला हूँ, ये आप ध्यान से समझिएगा, हो सकता है इससे भी आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे पहला जो सूत्र है राशि का, ठीक है, अग्नि तत्व की राशियां सबको पता है, ठीक है, 159, है ना, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों राशियां हमारी अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। तो अग्नि तत्व की राशि में जब आपको प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है, तो गुस्सा, जल्दबाजी, है ना, झगड़ा, या शॉर्ट टेम्पर, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो वास्तु में इसका जो कनेक्शन है ना वो अक्सर
जो आपके घर के जो आगे की तरफ जो जुड़े हुए हिस्से हैं, है ना, घर के जो आगे के हिस्से हैं ना, वहां पर ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे किचन हो गया, है ना, स्टोव, हीटर, या जो गर्म चीजें हैं, है ना, तेज लाइट या बहुत ज्यादा शोर, नॉइस, ये सब चीजें आपकी अग्नि तत्व की चीजें दिखाती हैं। तो जब हम लोग उस अग्नि तत्व वाली राशियों के सूत्र को जब आप समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पर्टिकुलर किन किन जोन्स को हमें डिस्कस करना है घर के। ठीक है। अब ये राशियां कैसे एफ्लिक्शन में आती हैं, ग्रह कैसे एफ्लिक्शन में आते हैं, ये आपको भी आदित्य जी समझाएंगे, हाँ, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। बाकी हम लोग कोर्स में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जल तत्व की राशियां हैं जैसे, तो जल तत्व की राशियों में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बेसिकली ये ना भावनाओं में दिखती है। जल मतलब इमोशंस, है ना, वाटर राशियां इमोशंस होल्ड करती हैं। और वास्तु में इसका जो संकेत है, वास्तु में इसका जो कनेक्शन है, वो जुड़ा हुआ है पानी, नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा नमी, है ना, ह्यूमिडिटी, लीकेज, है ना, बाथरूम, ओवर थिंकिंग, ना रात में बेचैनी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं आपके घर के अंदर। अगर पृथ्वी तत्व राशियां में अगर प्रॉब्लम्स हैं, है तो भारीपन और सॉलिडिफाई होना किसी चीज का, है ना, सॉलिड होना, है ना, या सामान का जमा होना। तो मेरा बहुत सारे सामान को अगर जमा करते हो ना, वो पृथ्वी तत्व को दिखाता है। स्टोरेज, फर्नीचर, जमीन, है ना, या किसी ने कब्जा कर रखा है कुछ तो छोड़ नहीं पा रहा है, वो भी पृथ्वी तत्व की राशियों की वजह से होता है। तो वायु तत्व की राशियां जब प्रॉब्लम्स में आती हैं तो मन में चंचलता लेके आती हो। तो रिश्तों की प्रॉब्लम्स, ना, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स, डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट की प्रॉब्लम। ठीक है। हवा का गलत फ्लो बताता है घर में, जो एयर चलती है ना, उसका एक या तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है या गलत तरीके से फ्लो हो रहा है घर में। और बेवजह बेचैनी बनी रहना, है ना, लोगों का ज्यादा से ज्यादा आना और जाना डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये पहला सूत्र था जो हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, इस पे पूरी पूरी क्लास होगी। ठीक है, ये पहला सूत्र था जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एस्ट्रो वास्तु में यूज होगा। दूसरे लेक्चर में हम समझेंगे एक और राशि सूत्र। बेसिकली आप देखते हो कि राशियों के गुण है चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चर राशि में समस्या ना, अब देखते हो बार बार बदलना या बार बार शिफ्टिंग, है ना, तो ये प्रॉब्लम्स घर में आती है ना, तो ये चर राशि से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। अगर स्थिर राशि में समस्या होगी तो देखो कि प्रॉब्लम कैसे घर में दिखती है, कुछ अटक जाएगा, है ना, जिद की बढ़ना, है ना, लोग जिद्दी होना शुरू हो जाते हैं घर में, है ना, चीजें पकड़ के बैठ जाना, उसको छोड़ ही नहीं पाना, ये स्थिर राशियों की प्रॉब्लम्स है। अगर द्विस्वभाव राशि में अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक, तो आपको डुअलिटी, राशि नाम ही बता रहा है द्विस्वभाव यानी डुअल स्वभाव वाला। तो दो मन, है ना, दो तरीके का जीवन घर में दिखना शुरू हो जाता है। तो घर में इसका मतलब होता है कि एक ही घर में दो तरीके की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही होती है। ठीक है, जैसे एक तरफ आप देखोगे बहुत सुंदर, दूसरी तरफ बहुत गंदा घर, है ना, तो बाहर से देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देगा, बट थोड़ा अंदर, घर के अंदर जाएंगे तो उतना ही गंदा घर पड़ा रहता है। तो बाहर एक रूम गेस्ट को दिखाने के लिए बड़ा सुंदर रखते हैं लोग। द्विस्वभाव राशियों की प्रॉब्लम, एक रूम में आपको पूजा, दूसरे रूम में आपको कबाड़ दिखाई देगा, है ना। तो घर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि एक आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक मिलेगा, दूसरा आदमी उतना ही ज्यादा नशा करता हुआ आदमी मिलेगा। ठीक है, तो ये जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इसमें और भी चीजें हैं जो हमको समझनी है, वो हम करेंगे। तीसरा सूत्र जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्शन है, दिशा। राशियों की अपनी डायरेक्शंस भी होती हैं, है ना, और वास्तु की सारी दिशाएं आपको यूज, हम कितनी दिशा हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपको अभी बताएंगे आदित्य जी। बट ये जो पर्टिकुलर सूत्र है, ये हम लोग राशियों से रिलेटेड और ग्रहों से रिलेटेड, ठीक है, दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे। इसका एप्लीकेशन एक अलग है,
और जो वास्तु की जो एक्चुअल डायरेक्शंस होंगी वो हम लोग एक सीखेंगे अलग तरीके से यूज करना। तो दो डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है। जब ग्रह राशि किसी तत्व के साथ जुड़ते हैं तो ग्रह का, तो आपके घर का एक पर्टिकुलर जोन एक्टिव होता है। आप धीरे धीरे देखोगे ना कि जो ग्रह जिस तत्व में फंसेगा, है ना, उस तत्व वाली दिशा और उस तत्व का जो स्पेस है आपके घर के अंदर, वहां प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। तो यही यही कारण होता है कि एक ही वास्तु दोष सबके लिए काम नहीं करता, कि सबके कर्म भी अलग अलग होते हैं, है ना। आपके ग्रह अलग हैं, आपकी राशियां अलग हैं, तो बहुत बार लोग प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्तु दोष तो घर में मान के चलिए किसी के पर्टिकुलर दोष है, बट हॉरोस्कोप तो सबकी अलग अलग है। किसी अगर एक की चार्ट में अगर वास्तु दोष दिखता है तो क्या उसका असर दूसरे की उसमें लाइफ में पड़ेगा? इसका आंसर आपको इस कॉन्सेप्ट से आपको मिलेगा। तो ये भी हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक है। चौथा सूत्र जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत कम लोग इसे वास्तु में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो राशियों के तीन डिविजन्स हैं: शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और उभयोदय राशि। मतलब कुछ राशियां ऐसी हैं जो फ्रंट साइड से उठती हैं, सिर के बल उठती हैं। और कुछ राशियों को हम बोलते हैं पीठ से उठना, उसको बोलते हैं पृष्ठोदय। और कुछ राशियां दोनों तरफ से राइज करती हैं, है ना। बड़े सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट इसका वास्तु में भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। शीर्षोदय का मतलब जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम्स है, वो आपके घर में एंट्री करेगी ऊपर से। शीर्षोदय मतलब सर ऊपर की साइड से। ऊपर से मतलब छत से, सीलिंग से, है ना। ऊपर का कोई स्टोरेज होगा, वहां एग्जिस्ट करेगी प्रॉब्लम, है ना। ओवरहेड टैंक, ऊपरी दीवारों की जो दरारें हैं, है ना, तेज रोशनी जो ऊपर से आती है, मानसिक दबाव। समझ पा रहे हैं बात सब? तो शीर्षोदय राशि जब आप समझोगे तो वहां को ये पता लगता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो दोष में। ठीक है। पृष्ठोदय राशि का मतलब क्या है कि समस्या जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका जो प्रवेश कहाँ से होगा, वो पीछे से होने वाला है। पृष्ठोदय राशियां वो राशियां जो बैक राइज करती हैं। ये क्या है क्या नहीं, इसको भी हम डिटेल में हम लोग करेंगे। पीछे से मतलब क्या? बैक साइड, पीछे का दरवाजा, पीछे की दीवार, पीछे का टॉयलेट, है ना, ड्रेनेज, या घर के पीछे का जो अंधेरे वाली हिस्सा है वहां से, है ना। तो अगर हम कोई भी पृष्ठोदय राशियों की अगर एग्जांपल लेंगे ना, वो पर्टिकुलर राशियां जो पृष्ठोदय हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स में है, एफ्लिक्शन में है, तो ऐसे केस में बहुत बार आप घर के पीछे, है ना, वहां पर आप लीकेज या क्या बोलते हैं जो फंगस फफूंद, है ना, या गंदगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये घर में ना आपके घर के मेंबर्स के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव लेके आने को मतलब उसमें इतना सक्षम है वो राशियां। तीसरी हमारी कैटेगरी होती है उभयोदय राशि, जो हमने समझा। उभयोदय राशि का मतलब जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वो दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, या घर के पीछे से भी, किसी भी डायरेक्शन से वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे पाइसेस साइन, मीन राशि, है ना। तो ऐसे घर में अगर मीन राशि का रिफ्लेक्शन है तो उनके घरों में आप देखेंगे कि समस्या सिर्फ एक तरफ से नहीं आती है। कभी कभी मेन डोर का जोन है वहां भी प्रॉब्लम है, कभी बैक साइड में भी प्रॉब्लम है, कभी छत से तो कभी जमीन पे। बट इसको हम कैसे, इसको जस्टिफाई करें कि उभयोदय राशि को कैसे जज करना है, ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो फोर्थ हाउस, जैसे मैंने सबसे पहले हमने ये समझा कि फोर्थ हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हाउसेस का रोल नहीं है, बाकी हाउसेस भी अपने अपने काम करेंगे, पर प्राइमरी फोर्थ हाउस। और ये राशियों के जो मैंने आपको सूत्र बताए, इनको हम लोग यूज करेंगे डिटेल में, है ना। सेम ऐसे ही हम लोग ग्रह को भी यूज करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको ये राशि सूत्र बताया, ऐसे ग्रह सूत्र भी होते हैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग एस्ट्रो वास्तु हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, अगर हमें दिखता है कि सूर्य कैसे जज किया जाएगा एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको सिखाऊंगा इसको। तो हमें पता है कि सन, सूर्य, वो ग्रहों का राजा है, करेक्ट। तो एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से यही सूर्य घर का केंद्र भी है ना। आपकी इज्जत, अनुशासन और आपकी जो आइडेंटिटी है, अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर सूर्य बिगड़े तो घर में
है ना, बहुत आपके क्या बोलते हैं, ईगो, ईगो बढ़ जाती है, या घर का सम्मान गिरना शुरू हो जाता है ना। बहुत बार फादर की एनर्जी घर में ना लोग फील करते हैं, मतलब कि डोमिनेट होने लगती है उनकी एनर्जी, है ना। घर में बार बार अथॉरिटी को लेके झगड़ा होता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा घर में जिसको अथॉरिटी को लेके वो फिर फाइट करना शुरू करते हैं। तो वास्तु में इसका ना बहुत सीधा कनेक्शन है रोशनी के साथ, है ना, खासकर वो रोशनी जो सुबह की रोशनी होती है। तो घर का सेंटर यानी ब्रह्मस्थान भी कनेक्टेड है इससे। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि लोग क्या करते हैं कि ना घर के बिल्कुल सेंटर में कोई भारी भरकम टेबल रख दिया, या जूते का स्टैंड रख दिया, या स्टोर हाउस बना लिया। तो सूर्य का उपाय क्या है इसमें? कुछ आपको तोड़फोड़ नहीं करनी है ना। तो कोशिश करना है कि सुबह थोड़ी देर सूरज की रोशनी घर में आने दो, खिड़कियां खोलिए, है ना, घर के अंदर वो सन को एंटर करने दीजिए। और ब्रह्म स्थान में कोशिश करो कि भारी चीजें कम करनी शुरू करो। ठीक है, घर का सेंटर खुला रखो। ठीक है, जब इसमें आप अनुशासन आप लेके आओगे ना, जब इसका डिसिप्लिन लेके आओगे, तो सूर्य की एनर्जी अपने आप करेक्ट होनी शुरू होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो ज्योतिष में आप लोग समझते हैं वही चीजें हम लोग वास्तु में कन्वर्ट कर रहे हैं। चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का सूत्र क्या बोलता है? चंद्रमा घर, मन है। ठीक है, आपकी नींद, आपकी इमोशंस, मदर। ठीक है, घर के अंदर की जो इमोशन, घर के अंदर की भी नमी, अगर चंद्रमा अगर हॉरोस्कोप में बिगड़ता है ना, तो घर की भावनात्मक टेंशन, है ना, रात में बेचैनी और अनचाही बातें, अब पानी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। घर में लोग पानी का फव्वारा, फाउंटेन, या कोई आजकल लोग गिफ्ट आते हैं जिसमें पानी का फाउंटेन चलता रहता है। अगर मून अफ्लिक्टेड है, आप ऐसी चीजें अगर घर में रखेंगे तो प्रॉब्लम है, समस्या बढ़ती है। तो चंद्रमा का उपाय क्या है? चंद्रमा का उपाय बहुत सिंपल है कि पानी बहना चाहिए, जमा नहीं रखें वहां पे। अगर आप कोई ऐसा फाउंटेन रखते भी हैं तो उसको डेड करके नहीं रखना है, उसको फंक्शंस में रखना पड़ेगा, है ना। लीकेज, सीलन, है ना, बंद ड्रेनेज, है ना, गंदा बाथरूम, ये सब चंद्रमा को बिगाड़ेगा। तो पहला काम पानी की हर समस्या को ठीक करना। दूसरा काम, रात में बहुत तेज लाइट नहीं जलानी है ना, खासकर बेडरूम में, है ना। और तीसरी चीज कि बेड के पास कोई टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी है। और क्या कर सकते हैं? फोर्थ, घर के उत्तर और उत्तर पूर्व की जो डायरेक्शन है ना, उनको हल्का रखिए और साफ रखिए। ठीक है, तो मून के एफ्लिक्शंस अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, ग्रहों के एफ्लिक्शन कम करने के तरीके बहुत हैं, और हम ना ग्रह के जाप कर लो, कुछ और रेमेडीज कर लो। और ये ऑल्टरनेट रेमेडीज है जो हम लोग कर रहे हैं, आपके घर की चीजों को ठीक करें, उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने राशियों को समझा, हम लोग अब ग्रह को हम लोग यूज करेंगे। तो हर ग्रह क्या बताएगा, कैसे उसको हम लोग पता करें कि वो एफ्लिक्शन में है नहीं है, ये सब चीजें हम लोग सिस्टमेटिक हम लोग करेंगे वन बाय वन। मैं एग्जांपल के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे वीनस की हम बात करते हैं, है ना। तो शुक्र घर की जो आराम है, जो रिश्ते हैं और जो सुंदरता है, ये सब वीनस डिनोट करता है। बेडरूम स्मेल घर की, है ना, खुशबू बेसिकली, है ना, साफ सफाई, पर्दे, बिस्तर, कपड़े, है ना, और घर के अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं ना, उनका आपस में कैसा आकर्षण है ना, कैसा अट्रैक्शन है, ये सब वीनस गवर्न करेगा। अगर हॉरोस्कोप में अगर शुक्र बिगड़ा है, तो घर सुंदर होने के बाद भी ना आप लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। घर खराब है, सुंदर नहीं है, तो और ज्यादा ब्लेंडर है। और बहुत बार क्या होता है कि देखने में अच्छा लगता है, बट वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ना, तो वो अफेक्टेड शुक्र का ही अ, मतलब होता है। ठीक है, मतलब कि घर में तो आराम है लेकिन मन असंतुष्ट है, या फिर बाहरी चमक तो आपकी बढ़ती रहती है, पर अंदर ही चमक, घर के जो आपस की जो रिलेशन है ना, वो आपकी घटती जाएगी।
अब शुक्र का उपाय क्या कर सकते हैं, है ना? या तो आप शुक्र के रेमेडीज आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लो, है ना? शुक्र के जाप कर लो, या शुक्र से रिलेटेड कोई देवता है उसके टेम्पल विजिट कर लो, ऐसी चीजें। अदरवाइज एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बेडरूम की चीजें आपको ठीक करनी है ना? बेडरूम में कोई टूटा हुआ कोई शीशा, मिरर, है ना, पुरानी बेकार की चीजें, गंदे पर्दे, है ना, या कोई अगर स्मेल है उसको ठीक करें, है ना, उसको खुशबू में कन्वर्ट करें। ये सब ना शुक्र को मारते हैं, है ना? गंदे पर्दे हो गए, पुराने टूटे हुए शीशे बेडरूम में रखना, है ना, स्मेली सा बेडरूम रखना, ये सब शुक्र की एनर्जी को डिटोरिएट करते हैं। इसको हमें टैकल करना है। छोटा सा उपाय, बेडरूम को हल्का करिए, है ना, साफ रखिए, सॉफ्ट रखिए, है ना, कलर सॉफ्ट कलर्स यूज करना शुरू करो बेडरूम के अंदर। तो वीनस जो भी इस बेडरूम में सोएगा उसका ऑटोमेटिकली उसका वीनस बेटर होना स्टार्ट होता है ना? बहुत भारी भरकम धार्मिक चीजें घर में उस बेडरूम में मत रखो, है ना? पूजा की जगह अलग रखिए, और आपका विश्राम करना है, सोने की जगह अलग रखिए। बहुत बार बेडरूम में ही लोग पूजा घर भी बना लेते हैं, और ऐसे केस में उनका अगर वीनस रिफ्लेक्शन में है तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है, कि बेडरूम में पूजा घर बनाना या मूर्तियां रखना है, पूजा करना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये हमें सीखना है। तो अब आप आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि कुंडली से ये सब कैसे हम लोग पकड़ेंगे ना? तो तरीका बहुत सीधा है। शुरुआत हम लोग फोर्थ हाउस से करेंगे, फिर सारे हाउसेस को हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं अपने लेक्चर्स में हम सारी चीजें हम करेंगे, सारे हाउसेस का, और कुछ ग्रहों के सूत्र, कुछ राशियों के सूत्र हम लोग लेके हम समझेंगे कि कैसे इसको देखा जाए। ठीक है, उसके तत्व, है ना, उसके ग्रहों के एफ्लिक्शंस, ऐसे करके हम लोग सारे हाउसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन रहेगा, ये हमारा इस तरीके से हम लोग एस्ट्रो वास्तु सीखने वाले हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो बाकी जो लाल किताब एस्ट्रो वास्तु है और जो बाकी एस्ट्रो वास्तु से फर्क हमारा इतना है कि हम लोग वैदिक ज्योतिष के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वही हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई एडवांस थ्योरी या कोई नई थ्योरी इसमें हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है, अब मेरे बाद जो आदित्य जी का लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको बताएंगे कि बेसिकली कैसे जज किया जाए एफ्लिक्शंस, और ये सब चीजें कितनी डायरेक्शंस हमको लेनी है ना? अगेन फिर से आज पहला लेक्चर है तो आज खाली इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद अभी नितेश आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डालेंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा पूरा, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। और अराउंड रात के शायद 8, 8:30, 9 बजे के आसपास देखिए, हम उसमें पॉडकास्ट भी डालेंगे, वो भी आप लोग सुन सकते हैं कि इसका पूरा कंक्लूजन होगा उसमें। ठीक है, डेली उसमें एक पॉडकास्ट डाला करेगा, और नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो नीचे आपको चैट सेक्शन में नितेश डालेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अब आदित्य जी का स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा इतना। कुछ क्वेरीज हैं किसी के तो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं आगे आदित्य जी को हैंड ओवर करूंगा। हाल केश जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की, और बेसिकली हम्म। कुंडली से रिलेटेड और ग्रह से रिलेटेड और राशि से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं सर। हम्म। अब सर, जो भी आदमी पैदा होता है, वो जब भी पैदा होता है सर, वो तो पोजीशंस को लेके पैदा होता है सर। तो इसके साथ में जब हम बात करते हैं, तो क्या हमें प्रश्ना को भी इसमें इंटीग्रेट करना चाहिए, जो उस समय की कुंडली बन रही है जब आप कुंडली देखते हैं, हम्म। या जिसकी कुंडली नहीं है, अगर उसको भी एस्ट्रो वास्तु वास्तु का कुछ रोल प्ले करना है, तो हाउ टू हाँ। इंटीग्रेट? या हाँ अलकेश जी, क्या है कि देखो, जो हमारा जो पार्ट है ना, जो हम लोग सीखेंगे अपने इस कोर्स में ना, बेसिकली वो दो चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। एक आपका बर्थ चार्ट तो यूज होगा ही होगा, साथ में प्रश्न भी यूज होगा। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करके हमें चलाना है। क्योंकि क्या ओके। होगा ना कि हम इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे ऐसा, इवन जो रेमेडीज का भी पार्ट होगा, है ना, तो वहां जी। पर
हमको प्रश्न की जरूरत है। तो ओके। मैं आपको जो भी ये सारे सूत्र ये जो मैंने बताया, ये तो मेरे लेक्चर का पार्ट है। जी आदित्य के अपने लेक्चर अलग है। ठीक है। जी। तो एट द एंड आप देखोगे कि हम लोग आपके बर्थ चार्ट प्लस प्रश्न, जिस टाइम पे आप एनालिसिस करोगे, है ना, उस टाइम के भी मूवमेंट्स देखनी हमें जरूरी है। ठीक है, तो उस पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, बट इसको दोनों में क्या फर्क होगा क्या नहीं, ये हम समझेंगे सिस्टमेटिकली एक बार उस टॉपिक पे आ जाए तो। बट हाँ, प्रश्न यूज होगा। तो इंटीग्रेट करके ही हमें जवाब देने हैं बिल्कुल जो भी बिल्कुल। समझना है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। रणजीत जी, बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती मुझे। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क दैट। वो हम्म इस है कि जैसे अभी एस्ट्रो वास्तु में हम इंडिविजुअल जातक का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हम्म घर देखना है, उससे ओनरशिप का कोई रिलेशनशिप है? मींस जिस घर में वो जातक रह रहा है सिर्फ वही कंसिडर करना है ना। अगर उस जातक के कई घर और ओनरशिप में हैं, वो तो हम्म consider करने हैं। और अगर इसका ट्विस्ट भी है, अगर मतलब मैं टेनेंट हूँ, ठीक है ना, हम्म। और वो घर किसी और का है नाम पे, तो समझ गया। मतलब फिर उस मालिक का हॉरोस्कोप देखना है क्या? मतलब हाँ, वो वो टॉपिक एक्चुअली आदित्य लेने भी वाला है, तो आई थिंक वो कुछ ओके रिप्लाई ओके। करना भी चाह रहे हैं। ठीक है। आदित्य, कोई बताने वाले हो कुछ? हाँ, मैं आपसे बात करूँ, जितना हाँ। भी आपका प्रश्न है, ठीक है, ये जो हम्म लेक्चर है इसको एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक विजुअल एक्सपीरियंस होगा थिएटर वाइज, ठीक है।